नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। इसका नाम है शुभेंदु मुखर्जी और आज हम करने वाले हैं सेट 4। जी हाँ, हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की है यूजीसी मिशन 2020। उसका आज सेट 4 है, जिसके अंदर हम लोग हर रोज 10 एमसीक्यूज और उसके इजी एक्सप्लेनेशन करते हैं। और मैं आपको करा रहा हूँ पेपर 2 ज्योग्राफी और बहुत जल्दी आपको पेपर 1 भी मिलने लगेगा। तो अगर आपने प्रीवियस सेट्स नहीं देखे हैं, मैं आई बटन पर लगा रहा हूँ और लास्ट में डिस्क्रिप्शन पर भी मैं एक प्ले छोड़ूंगा जहाँ पे आप जाकर पूरा देख सकते हैं। इवन मेरे चैनल को विजिट करके भी देख सकते हैं। एक अलग से प्ले बनी हुई है यूजीसी मिशन 2020 की, जहाँ पर हम लोग 10 एमसीक्यूज कर रहे हैं हर रोज फॉर ज्योग्राफी एंड फॉर पेपर 1 भी स्टार्ट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरे बारे में बताता हूं। मेरा नाम शुभेंदु मुखर्जी है। मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूं, फॉर्मर ज्योग्राफी ट्रेनर था मैं अनअकैडमी और केवी ईडीयू पर। मोर देन 2 इयर्स का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैं एक प्रोफेशनल वॉइस आर्टिस्ट भी हूं। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो इन सारे सोशल हैंडल्स पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ऑलराइट, सो गाइस, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है और यहाँ पर हम लोग जितने भी एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं उन सबके पीडीएफ बनाकर आपको दे रहे हैं। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, आपका फायदा हो रहा है। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और एग्जाम से पहले देख सकते हैं। तो आपका एक क्वेश्चन बैंक भी बन रहा है। और इस चैनल का नाम है शुभेंदु नेट ज्योग्राफी। आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा सर्च करते ही। ये चैनल डीबी के साथ, इसके साथ हमारा एक इंटरैक्टिव ग्रुप भी है। अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं फॉर ज्योग्राफी तो भी आप जुड़ सकते हैं। ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। हम स्टार्ट करने वाले हैं 10 एमसीक्यूज विद इजी एक्सप्लेनेशन। फॉर्मेट वही रहेगा, क्वेश्चन आएगा, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, 20 सेकंड का टाइमर चलेगा और इसके अंदर ही आपको जवाब देना है। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसका एक्सप्लेनेशन और जहां जरूरत होगी वहां पे विजुअलाइजेशन की भी हम हेल्प लेने वाले हैं। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, the angle between the inclined rock strata and the horizontal rock strata is termed as। बताइए, टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया है। की टर्म पढ़िएगा, एंगल पूछ रहा है ये। द एंगल बिटवीन द inclined rock strata and the horizontal rock strata is termed as। ABCD कमेंट कीजिए फटाफट से। ऑलराइट, इसका आंसर होगा दोस्तों डिप। इसका आंसर होगा क्योंकि एंगल पूछा गया है। ठीक है, कभी भी जो ऐसे इस तरह की कोई इंक्लाइंड रॉक बेड्स होती हैं, ठीक है, इस तरह से अगर कोई इंक्लाइंड रॉक बेड है और फोल्डिंग की वजह से ये बन गई है, इस तरह से फोल्डिंग की वजह से बन गई है, तो देखो ये जो है ना, ये तो लैंड है और ये जो ये रॉक स्ट्राटा ये इंक्लाइंड है। तो यहाँ पर ये जो एंगल बनता है इस रॉक स्ट्राटा का और इस हॉरिजॉन्टल लाइन का, उसको हम डिप कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये जो इंक्लाइंड रॉक स्ट्राटा के बाद जहाँ ये जाके मिल रहा है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है, इसकी हमेशा डायरेक्शन होती है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन होती है। इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसकी हॉरिजॉन्टल रॉक स्ट्राटा की जो होती है हमेशा डायरेक्शन होती है और इंक्लाइंड रॉक बेड्स का हमेशा एंगल होता है। तो ये दो, इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसको हम डिप कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 2, ईस्टर माइक्रोप्लेट इज लोकेटेड बिटवीन। बताइए, ईस्टर माइक्रोप्लेट जो है वो कहां से है? ये आपके यूनिट 1 जियोमॉर्फोलॉजी से क्वेश्चन है, प्लेट टेक्टोनिक्स से। बताइए, ईस्टर माइक्रोप्लेट कहां पर लोकेटेड है? कमेंट कीजिए फटाफट ABCD। ईस्टर माइक्रोप्लेट। ऑलराइट, समाप्त समाप्त। और इसका सही आंसर होगा पैसिफिक एंड नाज़का प्लेट। यहाँ पे आप देखेंगे, देखो ये जो है वो पैसिफिक प्लेट है, ये नॉर्थ अमेरिका है। देखो पनामा प्लेट यहाँ पर है, ये साउथ अमेरिका है। तो साउथ अमेरिका में जो ये एंडीज हैं, ठीक है, वो बनती हैं नाज़का प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट के कन्वर्जन से। ये बात आप जानते हैं। ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन। यस, मैं एक बार आपको पेन से डायरेक्शन बता देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। नाज़का प्लेट और ये साउथ अमेरिकन प्लेट यहाँ जब कन्वर्ट करती है तो इस बाउंड्री पे आपको देखो ये कॉर्डिलेरा देखने को मिल रहा है, फोल्डेड माउंटेन्स। ठीक है, पर ये जो ईस्टर प्लेट है, ये ईस्टर प्लेट है और ये पैसिफिक प्लेट है। ठीक है, और ये नाज़का प्लेट है। ये दोनों डाइवर्जेंट बाउंड्री पे है, यानी कि ईस्टर प्लेट जो है दोनों के बीच के अंदर है और ये एक डाइवर्जेंट बाउंड्री के बीच में है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। पैसिफिक प्लेट जो है वो इस तरफ है और ये नाज़का प्लेट जो है वो इस तरफ जा रही है ईस्टवर्ड। और यहाँ पर आपको मिलते हैं हमारे एंडीज और जिसी वजह से यहाँ पर बनती है हमारी एंडीज कॉर्डिलेरा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तीनों प्लेट के मूवमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। नाज़का का भी मिल रहा है, साउथ अमेरिका का भी मिल रहा है, ईस्टर प्लेट जो है वो दोनों के बीच में है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 3, अदर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। द पैसिफिक प्लेट मूव वेस्टवर्ड। रीजन है इसका, अमेरिकन प्लेट इज कन्वर्जिंग विद द पैसिफिक प्लेट। बताइए क्या होगा? कभी भी अदर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन आए तो क्या करना है? क्योंकि लगाना है। द पैसिफिक प्लेट मूव वेस्टवर्ड, अमेरिकन प्लेट इज कन्वर्जिंग विद द पैसिफिक प्लेट। बताइए क्या होगा? कमेंट कीजिए फटाफट से।
ऑलराइट, समाप्त समाप्त दोस्तों, इसका आंसर होगा ए इज ट्रूथ, आर इज फॉल्स। पैसिफिक प्लेट बिल्कुल ये वेस्टवर्ड मूवमेंट कर रही है, लेकिन अमेरिकन प्लेट और पैसिफिक प्लेट कभी भी कन्वर्ज नहीं करती, वो ट्रांसफॉर्म करती है, जिसकी वजह से सैन एंड्रियास फॉल्ट बनता है। यहाँ पे आप देखोगे, ये देखो, ये पैसिफिक प्लेट है, ये देखो वेस्टवर्ड जा रही है, ये देखो ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ये पैसिफिक प्लेट वेस्टवर्ड जा रही है और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट भी वेस्टवर्ड जा रही है, पर इनके मूवमेंट से यहाँ पर इस तरह से ये अमेरिका के इस तरह यहाँ पर कैलिफोर्निया के अंदर यहाँ पर आपको सैन एंड्रियास फॉल्ट देखने को मिलता है। तो ये कन्वर्ज नहीं कर रही है, कन्वर्जिंग प्लेट नहीं है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा आप यहाँ पे भी देख सकते हैं नेस्का प्लेट ईस्टवर्ड है, ठीक है, और यहाँ पर आपका मिड अटलांटिक रिज है, जिसकी वजह से ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, और यहाँ पर साउथ अमेरिकन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, जहाँ पर आपको यहाँ ये जो है ये आपको मिड अटलांटिक रिज देखने को मिलता है, जहाँ पर आपकी सीफ्रोज स्प्रेडिंग भी होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आप यहाँ पे देखो इंडियन प्लेट, उसका मूवमेंट कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट का मूवमेंट कहाँ पर है, और फिलीपींस प्लेट का मूवमेंट भी वेस्टवर्ड ही माना जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये प्लेट मूवमेंट से क्वेश्चन आते हैं, प्लेट मूवमेंट को ढंग से देखिए, मैप विजुअलाइज कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन द लिटोरल जोन फ्रॉम लैंड टू सी। बताइए, लिटोरल जोन का जो जोन टाइप्स होते हैं उसको लैंड टू सी आपको अरेंज करना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ABCD, बताइए क्या होगा, कमेंट कीजिए फटाफट से। करेक्ट सीक्वेंस पूछा गया है। ऑलराइट, समाप्त, और इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए ही होगा। बहुत इजी है, बाकी सारे कोई भी नहीं है। सबसे पहले आता है बैक शोर, उसके बाद आता है फोर शोर, फिर आता है नियर शोर, उसके बाद आता है ऑफ शोर। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखो यहाँ पर ये जो डायग्राम है, देखो ये बैक शोर सबसे पहले आता है, जो आपका बीच का इलाका है। उसके बाद जस्ट बाद जो है वो है आपका फोर शोर, ठीक है, और थोड़ा सा और आगे जाओगे तो फिर आप लो टाइड लाइन पे आ जाते हो, वो है आपका नियर शोर। और उसके आगे जो जाओगे आप, जो हाई टाइड लाइन आती है, उसको हम कहते हैं ऑफ शोर। तो बैक शोर, फोर शोर, एक्सपोर्ट एट द लो टाइड, उसके बाद नियर शोर जहाँ पर लो टाइड आती है, और उसके बाद ऑफ शोर, ये जो पूरा फिर ओपन सी ही हो गया। आपसे क्वेश्चन लैंड टू सी भी पूछा जा सकता है और सी टू लैंड भी पूछा जा सकता है। मैंने बहुत बार सी टू लैंड भी पूछा है और यहाँ पर लोग बाग कंफ्यूज हुए हैं। तो सी टू अगर लैंड जा रहे हैं तो फिर होगा हमारा ऑफ शोर हो जाएगा पहले, उसके बाद नियर शोर, फिर फोर शोर और बैक शोर। ठीक है, बैक शोर तो वैसे समझ में आ रहा है कि वो बैक साइड में है, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। बैक शोर, फोर शोर, नियर शोर और ऑफ शोर, ये हो गया हमारा लैंड टू सी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 5, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 कहता है कि भाई आइलैंड आर्क आर फॉर्म्ड एट द ओशनिक कन्वर्जेंस। दूसरा है मिड ओशनिक रिजेस आर लोकेटेड अलोंग द कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री। बताइए क्या होगा, ABCD कमेंट कीजिए। कमेंट कीजिए फटाफट से। ऑलराइट, समाप्त दोस्तों, और इसका आंसर होगा सी, बोथ 1 and 2। जब ओशनिक और ओशनिक प्लेट कन्वर्ज करती है तो आइलैंड आर्क्स भी बनते हैं और ट्रेंचेस भी बनते हैं। और जब ओशनिक कॉन्टिनेंटल प्लेट बनती है तो हमने देखा है कि वे वॉल्केनिक एक्टिविटी देखने को मिलती है, एक्सप्लोसिव वॉल्केनिक एक्टिविटी देखने को मिलती है। उसके बाद मिड अटलांटिक रिजेस है, मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर प्लेट का डाइवर्जेंस हो रहा है और नई क्रस्ट बाहर आ रही है। तो जहां पर नई क्रस्ट बाहर आती है वो एक कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री होती है, जिसको हम डाइवर्जेंट बाउंड्री भी कहते हैं। तो ये दोनों सही हो गया, इसलिए यहाँ पर आप ये डायग्राम देखेंगे, देखो ये एक ओशनिक प्लेट है, ये एक ओशनिक प्लेट है, तब ये दोनों कन्वर्ज कर रही है। तो देखो यहाँ पर ट्रेंच तो बन ही रहा है, लेकिन ये देखो ये वॉल्केनिक आइलैंड आर्क भी देखने को मिल रही है, चेन ऑफ आइलैंड्स हमें देखने को मिलते हैं ओशनिक में। जापान इसका बेस्ट एग्जांपल है। उसके बाद जब एक कॉन्टिनेंटल प्लेट और एक ओशनिक प्लेट कन्वर्ज करती है तो देखो यहाँ पर आपको वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स देखने को मिलेंगे, यानी वॉल्केनोस, एक्सप्लोसिव वॉल्केनोस देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर भी आपको ट्रेंच देखने को मिलेगी, यानी कि ट्रेंच दोनों में ही देखने को मिलती है जब भी कन्वर्जेंस हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब कन्वर्जेंस हो रहा है तो एक प्लेट नीचे जाती है, सबडक्ट होती है, और एक प्लेट इसके ऊपर चढ़ जाती है। नीचे जाने वाली प्लेट जो होती है वो हमेशा डेंसर प्लेट होती है, और इन द केस यहाँ पर आपको हमेशा ओशनिक प्लेट देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे बनते हैं सबडक्शन जोन्स। तो वॉल्केनिक आइलैंड आर्क जो है वो आपके ओशनिक कन्वर्जन से देखने को मिलते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 6, विच अमंग द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द फ्लाइट ऑफ पोल्स। बताइए क्या होगा, इजी क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। फ्लाइट ऑफ पोल्स, आई थिंक ये फ्लाइट फ्रॉम पोल्स होगा, ऑफ तो नहीं होगा, ये फ्लाइट फ्रॉम पोल्स। बताइए क्या होगा, ये टर्म कहां से आया है, ABCD। ऑलराइट, समाप्त दोस्तों, और इसका सही आंसर होगा सी, ड्रिफ्टिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट्स अवे फ्रॉम द पोल्स। और ये जो टर्म आया है वो आया है हमारे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बाय अल्फ्रेड वैगनर। उन्होंने कहा था कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं, सुपर कॉन्टिनेंट हैं, जब वो ब्रेकअप हुआ उसके बाद फिर वो जो है पोल से इक्वेटर की तरफ आए थे, और कुछ वेस्टवर्ड मूवमेंट भी हुआ था। 2 तरह के मूवमेंट बताए थे, इक्वेटरवर्ड मूवमेंट और वेस्टवर्ड मूवमेंट। तो इक्वेटरवर्ड मूवमेंट ऑफ द लैंडफॉर्म्स को उन्होंने कहा है फ्लाइट फ्रॉम पोल्स। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 7, मैच द फॉलोइंग है, कई बार कर चुके हैं ये वाला क्वेश्चन, देखें इस बार गलत मत करना। यहाँ पे लिस्ट दे रखी है, यहाँ पर इनकी कुछ क्वालिटी दे रखी है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट है, और यहाँ पे कोर्स दे रखे हैं 1 2 3 4। बताइए क्या होगा,
ABCD कमेंट कीजिए फटाफट से। राइट, समाप्त समाप्त दोस्तों। और इस तरह के क्वेश्चन में आपको पूरा मैच द फॉलोइंग करने की जरूरत नहीं है, कुछ 2-3 चीजें अगर आपको पता है तो आप कर लेंगे। जैसे देखो ये पीडोमीटर जो होता है मुझे पता है वो डिस्टेंस के लिए होता है, तो B4 जहां पर भी है, देखो B4 यहां पर भी, B4 यहां पर भी है, तो 3 और 4 को तो मैं देखूंगा ही नहीं। उसके बाद मुझे पता है कि ये जो स्पेक्ट्रोमीटर है ये स्पेक्ट्रम को मेजर करता है, स्पेक्ट्रम मतलब एनर्जी, तो C जो है वो 2 है, यानी कि B4C2 इज द राइट आंसर, सेकंड इज द राइट आंसर। इसके बाद जो है स्लिंग पिक्नोमीटर जो होता है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करता है, यहाँ पे आप देखोगे। और जो D है सॉरी स्लिंग पिक्रोमीटर जो है, साइक्रोमीटर या पिक्रोमीटर जो आप बोलना चाहें, और उसके बाद जो डी पिक्नोमीटर है वो आपको किसी भी चीज की डेंसिटी बताता है, तो यहाँ पर सॉइल डेंसिटी दे रखा है, तो ये भी सही है, तो ये बात को ध्यान रखनी है। स्लिंग साइक्रोमीटर हो गया, ठीक है। उसके बाद पीडोमीटर हो गया, स्पेक्ट्रोमीटर हो गया, तो इसका आंसर हो गया 2 A3 B4 C2 D1। यहाँ पे आप देखोगे इस तरह से दिखते हैं, ये पीडोमीटर है, इसके बाद ये स्लिंग पिक्नोमीटर है, ये स्पेक्ट्रोमीटर है, और ये पिक्नोमीटर है। ये बात को ध्यान रखनी है, ये सब मैंने आपको विजुअलाइजेशन के लिए लगाए हैं। इसको यहाँ पर बल्ब लगा हुआ होता है, इसको जब हम रोटेट करते हैं तो आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी पता पड़ती है। ये बल्ब जो है वो रोटेट मेजर कर लेता है हवा के अंदर कितनी ह्यूमिडिटी है, ठीक है, ये बात को ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 8, पेटर नोस्टल लेक्स जो है वो कहाँ मिलती है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, यूजीसी नेट के अंदर कई बार रिपीट भी हुआ है, लेकिन इसको गलत मत करना, काफी लोग इसको गलत कर देते हैं। पेटर नोस्टल लेक्स क्या है? ऑलराइट, समाप्त दोस्तों। और इसका आंसर होगा ए, लेक फॉर्म्ड द ग्लेशियर स्टेटवेज। बाकी इसमें से कोई भी नहीं होगा। जो ग्लेशियल रीजन पर ग्लेशियर के जस्ट नीचे सीढ़ी नुमा जो लेक्स बनती हैं उसको हम कहते हैं पेटर नोस्टल लेक्स। यहाँ पे आप देखोगे ये जो है पूरा एरिया ग्लेशियर है, यहाँ से पानी पिघल के जब नीचे जा रहा है, और टेरेस्ट फॉर्म के अंदर आप देखो एक लेक यहाँ पर भी, एक लेक यहाँ पर भी, एक लेक यहाँ पर भी है, तो उसको हम पेटर नोस्टल लेक्स कहते हैं। ये बात को ध्यान रखते हैं। नॉर्मली आपको ग्लेशियर एरियाज के अंदर देखने को मिलेगा और टेम्परेट एरियाज के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, इन द लो लैटिट्यूड सी वाटर इन द डीप कोल्ड जोन डज नॉट फ्रीज। इसका रीजन दे रखा है डीप सी वाटर डज नॉट रिमेन अंडर द इंटेंस प्रेशर बिकॉज ऑफ इट्स हाई सैलिनिटी। बताइए क्या होगा? एडिशन रीजनिंग का क्वेश्चन है। कमेंट कीजिए फटाफट, ABCD क्या होगा? ऑलराइट, समाप्त दोस्तों। और इसका आंसर होगा सी अगेन, क्योंकि ए सही है लेकिन जो रीजन है उसका सही नहीं है। डीप सी वाटर डज नॉट रिमेन अंडर द इंटेंस प्रेशर बिकॉज ऑफ इट्स हाई सैलिनिटी। डीप सी वाटर तो जो होता है वो हमेशा हाई प्रेशर पे ही रहता है, ठीक है। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। एक तो पानी का दाब तो पड़ ही रहा है, उसके बाद जो लेयर है हमारे डीप सी वाटर की, उसमें ऐसा है कि भाई जो ऊपर वाली लेयर है, जो हमारी फोटिक जोन है, वो लेस डेंस है, जो लेकिन जो नीचे वाली लेयर है जहां पर सनलाइट नहीं पहुंचती, जहां का पानी कंपैरेटिवली ठंडा होता है, वो एक डेंस प्रोन एरिया है, ठीक है। वहां पे सैलिनिटी भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। तो डीप सी वाटर तो हमेशा इंटेंस हाई प्रेशर पे रहता ही रहता है। उसके बाद जो ए है, लो लैटिट्यूड्स, इन द लो लैटिट्यूड्स सी वाटर इन द डीप कोल्ड जोन डज नॉट फ्रीज। ये बात सही है। कहीं भी नॉर्मली आपको देखने को मिलेगा डीप सी वाटर कभी भी फ्रीज नहीं होता है। इसी वजह से मरीन ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो जो है इस फ्रीजिंग की वजह से मरते नहीं है। वो जब भी ऐसी ठंड का समय आता है या इवन हाई लैटिट्यूड्स पे जो भी मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना हैबिटेट, वो इकोसिस्टम डीप सी वाटर के अंदर ही बनाते हैं। इसी वजह से शार्क हो गई चाहे वेल हो गई, वो फ्रीज नहीं होते। ये बातों को ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स एम्फसाइज्ड ऑन द बिहेवियरल अप्रोच इन ज्योग्राफी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है, बताइए क्या होगा? बिहेवियरल अप्रोच इन ज्योग्राफी, ये सब कर लेंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है। कमेंट कीजिए फटाफट से, ABCD। ऑलराइट, समाप्त। और इसका सही आंसर होगा बी, विलियम किर्क ने जो है वो बिहेवियरल अप्रोच की शुरुआत की थी, और उसके बाद ये जो चला है अलग अलग इसके अंदर स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं, कुछ डिटर्मिनिज्म वाले हैं, कुछ पॉसिबिलिज्म वाले हैं, कुछ बिहेवियरिज्म वाले हैं, कुछ ह्यूमनिस्टिक हैं, कुछ और भी मतलब स्ट्रक्चरलिज्म वाले भी हैं, फिर पोस्ट मॉडर्निज्म भी है। बहुत सारे इसके अंदर चीज़ें हैं जो हम अपने कोर्स के अंदर कवर करेंगे ज्योग्राफिकल थॉट के अंदर। यूट्यूब पर हम सिर्फ जो है वो आपको MCQ देते हैं ताकि आप लोग प्रैक्टिस में रहें, लेकिन अगर आपको पूरा कोर्स लेना है, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, तो यहाँ पे आप ले सकते हैं, ऑनलाइन बैच के अंदर आप एनरोल कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि सर फीस बहुत ज़्यादा है, एक फीडबैक मेरे पास आया है, तो फीस तो
तो आप देख सकते हैं और जगह पर देखें कितनी ज़्यादा फीस है, लेकिन नॉर्मली मैंने फीस इस तरह से रखी कि भी विन विन सिचुएशन रहे दोनों के लिए। मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसका थोड़ा बहुत मुझे बेनिफिट भी मिले और आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी हो, चीज़ों के लिए इधर उधर भागना ना पड़े। मैंने सब चीज़ें सम्मिलित करके अपनी मेहनत से वो सारा कंटेंट बनाया है, तो अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हैं। सो ये हमने कर लिया था सब्जेक्ट, हम बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में, ठीक है। उससे पहले बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। इसमें मैंने पूछा था कि भाई इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है। इसका आंसर होगा सी, वेस्ट टू ईस्ट। और इक्वेटोरियल वेस्टर्ली जो है वो नॉर्मली कहा जा रहा है जो इक्वेटर्स को क्रॉस करती हुई जो विंड्स हैं, जो नॉर्मली कोरियोलिस इफेक्ट से डिफ्लेक्ट हो जाती हैं और राइटवर्ड साइड में चली जाती है, जून से सितंबर के मौसम के अंदर ये पूरे डिफ्लेक्ट होते हुए अपना डायरेक्शन चेंज करके इंडिया की तरफ आती है, क्योंकि इंडिया के ऊपर एक ITCZ बना हुआ है। इसको हम साउथ वेस्टर्न मानसूनल विंड्स कहते हैं, लेकिन इसको कुछ ज्योग्राफर इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज भी कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसीलिए आपका जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो ये है, आपको बताना है, पहले आप देख लो, ये इस तरह से ये जो विंड्स क्रॉस करते हुए डिफ्लेक्ट हो गई कोरियोलिस इफेक्ट से, लेकिन ये डिफ्लेक्ट होते हुए इंडिया की तरफ जब आती है, ठीक है, तो इसको इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज कहा जाता है। और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो इसी पर है। आपको बताना है कि जो इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज थ्योरी जो है, ये जो टर्म है वो इसी थ्योरी से आया है, ये इनमें से किसने दिया है, इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज थ्योरी। तो आपको बताना है, ये 4 ऑप्शन है, इसका आंसर देंगे कमेंट बॉक्स करना, लाइव चैट में कोई नहीं देगा, वीडियो खत्म होने के बाद बैक करके जरूर देखें। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, और इस लेक्चर की भी PDF आपको मिल जाएगी, और इसमें आपको वीडियो PDF अपडेट्स मिलते हैं इस टेलीग्राम चैनल पर, शुभेंदु नेट ज्योग्राफी इसका नाम है, इसको आप जरूर ज्वाइन करें और फायदा उठाएं। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इंटरेक्टिव ग्रुप। आज रिडल्स नहीं हो पाए, लेकिन नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम रिडल्स भी कर लेंगे, उसका डिस्कशन भी कर लेंगे, आज हम नहीं कर पाए हैं। तो इस वीडियो में इतना है दोस्तों, और ये हमारा ज्योग्राफी का बैच चल रहा है, अगर आप एनरोल होना चाहते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कर लीजिए, क्योंकि फिर बाद में आप ये ना बोलें कि सर हम पीछे रह गए, आगे रह गए। नॉर्मली ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, लेकिन बाद में फिर आप लेट ना हो जाए और फिर बाद में आपको सुधना है। तो एडवांस के अंदर प्रिपरेशन हो तो ज्यादा अच्छा है। दिसंबर एग्जाम भी आने वाला है, डेमो लिंक दे रखा है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म दे रखा है, डेमो लिंक जरूर देखें, उसके अंदर एक कंसेप्ट क्लियर हो रहा है आपको। अगर आपको नहीं भी ज्वाइन करना है तो डेमो लिंक जो है, मैं जो वीडियो है उसको जरूर देखें। इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी मैंने रखी है ताकि आपका फायदा होता रहे, और इस तरह से जो है हम लोग ये जो बैच को चला रहे हैं, और स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच के साथ सब अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उस हिसाब से मैंने इस बैच को बनाया, क्योंकि आप लोग सब जो है वो हायर एजुकेशन वाले हैं, तो कुछ लोग तो शायद मुझसे भी बड़े हैं आई थिंक, लेकिन बात वही है कि चीजें इस तरह से बनाई जाएं जो करंट स्टूडेंट सेंट्रिक हो और सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और प्लीज जितने भी लोग हैं, जो लोग देख रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये काफी सारे लोग जो हैं सिर्फ वीडियोस देख रहे हैं, सब्सक्राइब बटन नहीं दबा रहे। सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा के रखें ताकि आपको अपडेट्स मिलता रहे। और डिस्क्रिप्शन में दे रखा है गूगल फॉर्म, और डेमो लेक्चर भी दे रखा है, आप इसको जरूर देखें। और उसके बाद जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं सेट 5 के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट में।